Hello and welcome to the first topic of Daily Scan. In this topic, we will be talking about ExpoSat. आज ही की डेट में यानी कि 1 जनवरी 2024 को इसरो ने 9:10 में अपने PSLV से एक और सैटेलाइट को लॉन्च किया और इंडिया को न्यू ईयर विश किया. दैट वाज नोन एज ExpoSat. क्या है फुल फॉर्म इसका? एक्स यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है एक्सरे और पो यानी कि पोलराइजेशन सैटेलाइट. सिंपल शब्दों में बात करें तो जब एक्सरे की जो लेंथ है, एक्सरे की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसमें जब ऑब्जेक्ट को यूनिवर्स के स्टडी किया जाएगा उसे कहा गया है एक्सरे पोलराइजेशन सैटेलाइट. अब डिटेल्स में बात करेंगे इसी के बारे में, क्यों एक्सरे का यूज किया जाता है, अलग अलग वेवलेंथ से क्या डिफरेंस आता है एक्सपो सैटेलाइट का, और कुछ अदर टेक्निकल चीजें जो इस लॉन्च से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले यदि अपन बात करें तो इसरो का ये जो है ऑब्वियसली कहाँ से लॉन्च करते हैं, सतीश धवन जो इनका लॉन्च सेंटर है वहीं से लॉन्च किया गया. आज ही की डेट यानी 1 जनवरी को लॉन्च किया गया. ड्यूरेशन बोला जा रहा है ये 5 साल की है. इस मिशन के एक और खास बात है वो PSLV यूज किया गया है यानी कि पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल. ये इसलिए खास बात है क्योंकि ये PSLV का 68th सक्सेसफुल लॉन्च है. आपको पता होना चाहिए कि PSLV सबसे ज्यादा यूटिलाइज्ड लॉन्च व्हीकल है जो इसरो की यूज की जाती है. इसके पहले 2 और लॉन्च व्हीकल्स बने थे और PSLV 3rd जनरेशन लॉन्च व्हीकल बना है. और सबसे ज्यादा जो सक्सेस इसरो की मिली है वो PSLV से ही मिली है. जितने भी मेजर मिशन हो, चाहे वो मंगलयान हो, चाहे वो चंद्रयान 1 हो, सारे के सारे PSLV की मदद से ही लॉन्च हुए हैं. अब इसे कहाँ लॉन्च किया गया है? इसे लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च किया गया है. नॉर्मली यदि अपन बोले तो लो अर्थ ऑर्बिट 300 से 400 इन हाइट फ्रॉम द अर्थ, किलोमीटर हाइट पे होती है. बट इन जनरल यदि आप नासा की वेबसाइट विजिट करते हैं तो एनीथिंग बिलो 1000 किलोमीटर इज अ लो अर्थ ऑर्बिट. और इसी सैटेलाइट पर, इसी ऑर्बिट पर इस सैटेलाइट एक्सपोसैट को लॉन्च किया गया है. यदि देखा जाए तो एक 6 डिग्री इंक्लिनेशन की ऐसे टेढ़ी लो अर्थ ऑर्बिट में इसे लॉन्च किया गया है. बात करते हैं और अपन इसी के बारे में. इसके 2 मेजर पेलोड्स हैं. सबसे पहले है पोलिक्स यानी कि पोलैरीमीटर इंस्ट्रूमेंट इन एक्सरे, एंड द सेकंड इज एक्सपेक्ट. दोनों के बारे में डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ एग्जाम, अनलेस आप इसरो का कोई पर्टिकुलर एग्जाम दे रहे हैं. नाम ध्यान रख सकते हैं, पोलिक्स और एक्सपेक्ट. ध्यान रखिएगा हर तरफ एक्सरे में स्टडी किया जाएगा. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. यानी कि एक्सरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवलेंथ की इस पर्टिकुलर वेव रेंज में स्टडी किया जाएगा, इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट है. अब एक्सरे को जब डिफ्लेक्ट करेंगे तो एक्सरे की स्टडी से क्या पता चलेगा कि किस एक्सटेंट तक पोलराइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट हो रहा है. होता ऐसा है, मान लीजिए आप ये एक ऑब्जेक्ट है तो इसमें जो अंदर इसके पार्टिकल्स रहते हैं इन द नॉर्मल स्टेट ये रैंडमली अलाइंड रहते हैं. और इसका जो इन द नॉर्मल केस जितने भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं, डाइपोल है, नॉर्मली ये 0 आता है. बट सपोज यदि इसका पोलराइजेशन हो जाए. पोलराइजेशन कैसे होता है? जब एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की EM वेव्स इस पर फॉल हो तो क्या होता है, ये एक एक्साइटेड स्टेट में मूव कर जाता है. यानी कि एक्साइटेड स्टेट में मूव करने के बाद सारे के सारे जो पार्टिकल्स हैं अंदर के वो एक ही डायरेक्शन में अलाइन होने लगते हैं. इसी को बोला जाता है पोलराइजेशन. अब स्टडी क्या किया जाएगा एक्सपोसैट के अंदर कि किस डिग्री से पोलराइजेशन हो रहा है. यानी कि सबसे पहले क्या पोलराइजेशन हो रहा है, यदि हो रहा है तो कितने डिग्री का पोलराइजेशन हो रहा है और कितने एंगल का हो रहा है. इसको स्टडी करने से क्या पता चलेगा कि जो सोर्स है जहां से आ रहा है उसकी ज्योमेट्री क्या है, उसका शेप क्या है, उसके बारे में पता चल जाएगा. एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस सैटेलाइट. इसलिए इसका, अब यदि अपन देखें इसी को क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नॉर्मली जब कहीं से भी अपन किसी भी इवेंट को, स्पेस के इवेंट को स्टडी करते हैं तो वो स्टडी बेसिकली की जाती है स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी और टाइमिंग स्टडी. टाइमिंग स्टडी यानी कि जब अपन बात करते हैं इतने लाइट ईयर्स दूर सिचुएटेड है तो अपन ने एक कैलकुलेशन कर लिया रहता है कि ये इतना टाइम लगा होगा, इतना डिस्टेंस है, तो उससे अपन डिस्टेंस एंड अदर कैलकुलेशन वर्क कर लेते हैं. और दूसरा, स्पेक्ट्रोस्कोपी में अपन क्या करते हैं, जो वेव्स आ रही हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी कर लेते हैं. यानी कि उनकी प्रॉपर्टीज, उनका नेचर और लाइट से एसोसिएटेड जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो स्टडी कर पाते हैं. बट इन सारी चीजों में कभी भी जिस
मटेरियल से, जिस सोर्स से वो एमिट हो रही है, इसके बारे में डिटेल्स कभी भी पता नहीं चलती हैं। तो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एक्सपोसेट विल हेल्प टू एनालाइज द डिटेल्स ऑफ द सोर्स, और इसीलिए ये सबसे ज्यादा जरूरी है। यानी कि इंटायर पर्पस ऑफ एक्सपोसैट क्या करेगा, वो सोर्स के बारे में हमें ज्यादा डिटेल देगा। अभी तक हमें लिमिटेड ही डिटेल्स पता रहती थी, जैसे कितना दूर है। अब यदि अपने को शेप के बारे में पता चलेगा तो उससे एसोसिएटेड कौन से स्टेज ऑफ स्टार फॉर्मेशन है अपन को वो पता चलेगा, कैसे स्टार का बिहेवियर चेंज हो रहा है वो सब पता चलेगा। इन शॉर्ट, इट विल हेल्प इन डीपनिंग आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस। दैट इज द बेसिक आइडिया। ठीक है, इसी तरीके से किया जाएगा। अब यदि अपन बात करते हैं, एक्सपोसेट ऐसा नहीं है कि पहला है, बट इंडिया हैज गॉट इनटू एन एलीट क्लब, क्योंकि इंडिया बस सेकंड कंट्री इन द वर्ल्ड है जो एक्सरे पोलैरिमीटर एक्सपेरिमेंट को यूज करेगा स्पेस में। इसके पहले 2021 में नासा ने एक एक्सपेरिमेंट, इमेजिंग एक्सरे पोलैरिमीटर एक्सप्लोरर, इसको बोला गया है IXPE, इसमें भी यूज किया गया था। बट इनका जो बैंड था वो दूसरा बैंड था, और नासा अभी इसरो दूसरा बैंड यूज करा। बहुत ज्यादा टेक्निकल में जाने की जरूरत नहीं है, बट यू नीड टू रिमेंबर वन थिंग, दैट इंडिया ने सेकेंड नंबर पर ये जो इस प्रेस्टिजियस पोजीशन को यूज किया है। सबसे पहले नासा वाज द वन जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था। इसके अलावा यदि अपन देखें तो इंडिया की जितनी स्पेस ऑब्जर्वेटरीज हैं, अभी रिसेंटली लॉन्च आदित्य L1 है। आदित्य L1 में भले ही एक्सरे नहीं है, बट उसमें इंफ्रारेड में स्टडी किया जाता है। इसके पहले 2016 में मल्टीवेव स्पेस स्टडी स्टेशन जो बनाया था एस्ट्रोसैट इंडिया ने, उसमें भी बहुत सारे हैं, विजिबल में है, इंफ्रारेड में है, कुछ उसमें कंस्टिट्यूएंट एक्सरे में भी है, बट पहली बार इस डेप्थ में स्टडी किया जाएगा। होता क्या है कि एक्सरे के जो कंस्टिट्यूएंट है, सेंसर्स बनाना जो प्रॉपर एमिट करे और डायग्नोस करे, इसको बनाना और उसे स्टेबलाइज करना स्पेस में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। इसीलिए माना गया है कि स्पेस में अभी तक एक्सरे से रिलेटेड टूल्स की स्टडी नहीं हुई है, एक्सरे वेवलेंथ में कम से कम स्टडी हुई है। दैट इज अ बेसिक आइडिया। अब यदि अपन समझते हैं एक कंटेक्स्ट कि यहां पर एक्सरे है, कहीं पर अपन ने बात किया इंफ्रारेड है, कहीं पर यूवी रेस है, कहीं पर विजिबल रेस में अपन स्टडी करते हैं, तो ये डिफरेंस क्यों? ये डिफरेंस इसीलिए है बेसिकली क्योंकि आता है, यदि आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को देखोगे तो एनर्जी सबकी सब वेव्स में अलग कैरी होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यदि अपन विजिबल लाइट को सेंटर माने, तो विजिबल लाइट से जितनी भी टुवर्ड्स राइट है उनमें क्या होगा, एनर्जी आप देखोगे ज्यादा है। बेसिकली दिस रिप्रेजेंट द वेवलेंथ, तो वेवलेंथ आप देखोगे घटते जा रही है व्हेन यू आर मूविंग टुवर्ड्स राइट, यानी कि अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा, गामा में जो वेवलेंथ है सबसे छोटी है। अब यदि जो आप देखोगे फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू H म्यू, यानी कि, और म्यू यहां पे होता है फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होता है। यानी कि जितनी ज्यादा कम होगी वेवलेंथ उतनी ज्यादा एनर्जी होगी। इस वजह से जो गामा रेस है, और यहां पर अपन एक्सरे को पकड़ के चलते हैं, एक्सरे की जो एनर्जी है वो सबसे ज्यादा होती है इन दिस व्हेन वी मूव टुवर्ड्स राइट, गामा की और ज्यादा होगी। और यदि अपन उल्टे तरफ चले तो इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो, इनकी एनर्जी जो है वो कम होती है। इसी वजह से इस एनर्जी और वेवलेंथ के जो डिफरेंसेस आते हैं, इसी वजह से अलग अलग चीजों को स्टडी करने के लिए अलग रेंज की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को ली जाती है। फॉर एग्जाम्पल इसी में यदि अपन समझते हैं, जैसे कि एक्सरे क्या है, एक्सरे है ज्यादा एनर्जी का, ये अपन ने देख लिया। एनर्जी ज्यादा है तो क्या ये पेनेट्रेट ज्यादा कर पाएगा? तो डस्ट, धूल, जितने भी कुछ एस्टेरॉइड पार्टिकल्स रहेंगे उनसे अंदर क्या रहेगा, इनका पेनेट्रेशन हो जाएगा, पूरा का पूरा अंदर चले जाएगा। इसी वजह से आप देखोगे, जैसे अपन के केस में देखते हैं ह्यूमन बॉडी में एक्सरे क्या होता है, इवन मसल टिश्यू के अंदर तक चले जाता है, उसके बाद बोन्स की भी अंदर का दे देता है, यानी कि बहुत अंदर तक जाता है, पेनेट्रेशन पावर ज्यादा होता है। इसी वजह से क्या अपन इसको एक्सरे यहां पर यूज किए हैं। तो जितने भी हॉटर ऑब्जेक्ट्स हैं जहां पर ज्यादा पेनिट्रेशन रिक्वायर्ड होता है टू अंडरस्टैंड द एक्सट्रीम एक्सप्लोजन ऑफ एनर्जी, उसमें अपन कौन सा, एक्सरे यूज करते हैं। इसके विपरीत कोल्डर ऑब्जेक्ट होगा जहां लॉन्गर वेवलेंथ की वजह से प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड होगी, जैसे कि डस्ट और उसके थ्रू स्पॉन करना, तो वहां पर अपन इंफ्रारेड को यूज करेंगे। दैट इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस। बहुत ज्यादा टेक्निकल में जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज रेयरली एग्जाम्स में कभी भी पूछा जाएगा इतना। नाउ विल कम स्ट्रेट फॉरवर्ड टू PSLV, जो सबसे इंपॉर्टेंट है।
दैट इज पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसी मिशन में 68th बार लॉन्च किया गया है, जो अपन ने ऑलरेडी बात किया है, और इसके पहले जितने भी सक्सेसफुल मिशंस हैं उसमें सबसे बड़ा इसरो का जो लॉन्चिंग पैड है वो पीएसएलवी ही प्ले किया है। इसके बारे में अपन एक जल्दी से देखते हैं। पीएसएलवी क्या है? थर्ड जनरेशन अपन ने देखा, इसके पहले 2 और लॉन्च थे, और ये पहला ऐसा लॉन्च व्हीकल है जो किसी भी लिक्विड स्टेज के साथ हुआ है। इसमें 4 स्टेजेस हैं। फर्स्ट जो है वो है सॉलिड, सेकंड जो है लिक्विड, थर्ड जो है फिर से सॉलिड है, और फोर्थ जो है वो फिर लिक्विड फ्लूइड का है। यानी कि 4 सक्सेसिव स्टेजेस है लॉन्च व्हीकल में, और एक बार सॉलिड फ्यूल, लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड, इस तरीके से कंटिन्यू होता रहता है। अब यदि अपन इसी में देखें तो ऐसा देखो क्या होता है कि ये एक रॉकेट लॉन्च सैटेलाइट, मतलब एक इंजन है मान लो आप, तो ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है कि इससे कुछ लॉन्च नहीं किया जा सकता। बट यदि आप इसे दूसरे जो इंडिया के आज की डेट में जीएसएलवी मार्क 3 है उनके कंपेयर में पीएसएलवी का जो पावर रहता है वो कम रहता है। अब यदि पावर कम रहेगा तो इसे प्राइमरी कहां पर लॉन्च करने के लिए यूज किया जाएगा? लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट। अभी अपन ने देखा लो अर्थ ऑर्बिट नॉर्मली 600 किलोमीटर, 650 किलोमीटर के आसपास इंडिया में करती है, बट नासा उसे 1000 किलोमीटर से कम मानता है। यानी कि वो सैटेलाइट्स जो कि लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च की जाती हैं उन्हें प्राइमरली प्रेफर किया जाता है पीएसएलवी में। बट ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है कि पीएसएलवी से सिर्फ और सिर्फ लो अर्थ ऑर्बिट में ही लॉन्च किया जाता है। यदि आप पेलोड यानी जितना भार वो कैरी कर रहा है उसे कम कर दो तो आप उसे ज्यादा ऊंचाई तक कैरी ऑन कर सकते हो। आप उसे जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट तक भी कैरी ऑन कर सकते हो। ये आता है 36,000 किलोमीटर से कुछ कम, 35,000 समथिंग में आता है। तो दिस इज व्हाट इज अ बेसिक आइडिया। इट कुड बी डन एनीवेज। यदि लो अर्थ ऑर्बिट में जाना है तो ज्यादा पेलोड कैरी कर सकते हैं, हायर ऑर्बिट जियो स्टेशनरी में जाना है तो कम लोड कैरी कर सकते हैं। दैट्स द बेसिक आइडिया। तो यदि लो अर्थ ऑर्बिट जैसे जिसमें प्राइमरी रिमोट सेंसिंग होती है वो अप टू 1750 किलो का मास पीएसएलवी उठा सकती है। तो दिस इज अबाउट अ बेसिक आइडिया ऑफ पीएसएलवी। बहुत सारे अब वेरिएशंस आ गए हैं, बेसिक आइडिया जरूर पता होना चाहिए। कुछ स्पेसिफिक वेरिएशन जो न्यूज में है उनको एग्जाम के पहले अपन देख लेंगे। नाउ विथ रेफरेंस टू इंडिया सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स, ये यूपीएससी 2018 का क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। PSLVs launched the satellite useful for Earth resources monitoring, whereas DSLV are designed mainly, ध्यान रखिएगा ओनली नहीं बोला है। यदि ये ओनली बोला हो जाता तो एब्सोल्यूट हो गया। मेनली मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस, मेनली टू लॉन्च कम्युनिकेशन सैटेलाइट। कम्युनिकेशन सैटेलाइट क्या होती हैं? हैवी सैटेलाइट्स होती हैं, इन्हें लॉन्च किया जाता है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में। इस वजह से इसमें कौन से यूज करा जाता है? मोस्टली GSLV। और पीएसएलवी क्या है? अभी अपन ने देखा लो अर्थ ऑर्बिट में और रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। पूछा क्या है? करेक्ट। तो 1 तो करेक्ट है ही, तो बी और डी गलत हो गया। अब सैटेलाइट्स लॉन्च बाय पीएसएलवी अपीयर टू रिमेन परमानेंटली फिक्स्ड इन द सेम पोजीशन इन द स्काई एज व्यूड फ्रॉम अ पर्टिकुलर लोकेशन ऑन अर्थ। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि वो स्टेटमेंट रिफर कर रहा है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स को। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हर समय ऐसा दिखेगा एक पॉइंट ऑफ अर्थ। जैसे सपोज मैं दिल्ली में हूं तो वो सैटेलाइट हमेशा ही मुझे दिल्ली के एक होराइजन के पास दिखेगी। तो दैट इज अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की कैरेक्टरिस्टिक्स। बट यहां पर लॉन्च व्हीकल उसे पीएस की बात कर रहा है और वो कहीं से भी लॉन्च की जा सकती है। दैट इज अ बेसिक आइडिया। पीएसएलवी से भी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को लॉन्च किया जा सकता है। तो उस लोकेशन का सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से कोई भी रिलेशन नहीं है। तो सेकंड स्टेटमेंट जहां पर भी है गलत है। दिस मींस दैट ए इज द आंसर। थर्ड स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ी। पढ़ लेते हैं जल्दी से थर्ड भी। GSLV Mark 3 is a 4-staged launch vehicle with the first and the third using solid rocket motors and the second and the fourth stages using liquid rocket engines। गलत स्टेटमेंट है। GSLV 3 स्टेज वाला है जिसमें कि जो लास्ट स्टेज है वो क्रायोजेनिक होता है, बहुत एक्सट्रीम ठंडा होता है, जिसमें कि लिक्विड हाइड्रोजन वगैरह का यूज किया जाता है। तो दिस इज द बेसिक्स अबाउट आज की जो सैटेलाइट लॉन्च हुई है। पीएसएलवी क्यों इंपॉर्टेंट है ये अपन ने देखा, पीएसएलवी के हिस्टोरिकल अचीवमेंट्स देखा और पीएसएलवी से रिलेटेड एक एमसीक्यू सॉल्व किया। तो दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक। थैंक यू।